हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, द नेशनलिज्म इन इंडिया। मीन्स भारत में राष्ट्रीयता कब स्टार्ट हुई। आप चाहे क्लास 10th के हो, चाहे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हो, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को हम लोग बिल्कुल लेंदी बोरिंग तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसको एक कहानी के तरीके से पढ़ेंगे ताकि आपको ये कहानी याद रहे और एग्जाम टाइम ये कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और इस वीडियो को बिल्कुल हम लोग एक कहानी के जैसे पढ़ेंगे। तो अगर आप बात करें नेशनलिज्म इन इंडिया, उसमें पहला जो टॉपिक है द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन। मीन्स इसमें 3-4 वर्ड है। द फर्स्ट वर्ल्ड वार है, खिलाफत मूवमेंट है, नॉन कोऑपरेशन है। और इसके अंदर में क्या क्या चीज है, हम एक एक चीज को एक कहानी के थ्रू अच्छे से समझा जाएगा। तो पहला है द फर्स्ट वर्ल्ड वार। मतलब कि अगर बात करें आपके एग्जाम में 5 नंबर में 3 नंबर में आ जाता है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार जो हुआ था उसमें इंडिया पार्टिसिपेट नहीं किया था। ना फर्स्ट वर्ल्ड वार में किया था, ना ही सेकेंड वर्ल्ड वार में किया था। लेकिन इंडिया पे क्या उसका इफेक्ट पड़ा, साफ साफ ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑन इंडिया ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो आप कहेंगे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन क्या फर्स्ट वर्ल्ड वार का इंडिया पे इफेक्ट पड़ा था? तो आपका आंसर होगा बिल्कुल सही, हाँ, यस, प्रभाव पड़ा था। क्या प्रभाव पड़ा था? तो बात करें 1914 टू 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था और इसके बाद से हमारे देश में एक नेशनलिज्म का, मतलब 1919 से नेशनलिज्म का, एक राष्ट्रीयता का लहर चला। आप कहेंगे सर इससे पहले क्या, क्यों भारतीय लोग रैली नहीं स्टार्ट किए थे? क्योंकि इस टाइम सभी लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ये सारे लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व थे और उस टाइम हमारे भारतीय लोग अलग अलग अपने कामों में बिजी थे। तो उसमें क्या हुआ ना, 1919 के बाद एक रेवोल्यूशन, मतलब कि एक अलग से राष्ट्रीयता देखने को मिला। क्योंकि उससे पहले ब्रिटेन दूसरे देशों से ये वार में इन्वॉल्व था। तो आइए देखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार कैसे हमारे इंडिया में इफेक्ट पड़ा। तो वर्ल्ड वार अगर स्टार्ट होगा, चाहे किसी से वार करें, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस, बहुत ज्यादा पैसे खर्च करिए। तो ब्रिटेन ने क्या किया, हमारे ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया। अब टैक्स इंक्रीज किया तो क्या हमारे ऊपर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं? हमारे ऊपर टैक्स इंक्रीज कर दिया और ये वार बिल्कुल प्यार से, बातों से तो होगा नहीं। उसके लिए बम गोले चाहिए, सारा आर्मी का खर्चा चाहिए, तो कैसे होगा? तो ब्रिटेन ने क्या किया, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाया था। सबसे पहला रीजन था कि हम हमारे ऊपर टैक्स बढ़ाया। टैक्स बढ़ाने के बाद क्या हुआ, उसमें आता है एक वर्ड फोर्स रिक्वायरमेंट। मतलब कि हमारे यहां जब देखा, ब्रिटेन ने देखा कि उसके सैनिक मारे जा रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार में, तो हमारे यहां से जबरदस्ती लोगों को कब्जा करके ले जाता था वार कराने के लिए, जिसको फोर्स रिक्वायरमेंट बोलते हैं। तो दूसरा रीजन था हमारे यहां फोर्स रिक्वायरमेंट। तीसरा रीजन ये था कि जैसे कि उसी टाइम बहुत ज्यादा भुखमरी आ गई थी, मतलब कि अनाज ग्रो अच्छा नहीं हुआ था, फसल अच्छी नहीं हुए थे, जिसकी वजह से फूड के दाम और बढ़ गए थे। तीसरा रीजन, अगर नेक्स्ट रीजन की बात करें, तो उसी साल हमारे यहाँ बहुत बड़ा बीमारी आया था, प्लेग आया था। जैसे कि बहुत बड़ा बीमारी आया था, जैसे कि इंडिया में बहुत इफेक्ट हुआ था। तो इस तरीके से देखा जाए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ था उसमें हम इंडिया ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन कैसे हम लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कैसे हमारे ऊपर ये फोर्स लगा था। आप ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का हमारे इंडिया पे ये इफेक्ट था। ये सारे पॉइंट अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर बिल्कुल मिल जाएगा, अगर आप इस तरीके से पॉइंट बना करके लिखते हैं। तो इसके बाद से जब ये वर्ल्ड वार खत्म होता है तो सभी लोग आपस में एक आक्रोश आ जाता है, गुस्सा आ जाता है कि भाई आखिर कब तक ये अंग्रेज हमारे ऊपर जुल्म करेंगे और हम लोगों को आज नहीं तो कल एक साथ मिल करके इनके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। तो आपको पता है कि हमारा भारत जो है बहुत ही बड़ा डाइवर्स कंट्री है, मतलब कि अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, लैंग्वेज के लोग हैं, मतलब कि सबका अलग अलग मतभेद है। अब उन सबको एक साथ जोड़ना, एक साथ लाना इतना आसान नहीं था कि आइए भाई सब लोग एक साथ मिलते हैं और इस अंग्रेजों को मार करके भगा दिया जाए। तो ऐसा किसी के अंदर इतना ज्यादा, मतलब कि कैपेसिटी नहीं था, इतना सभी लोग को एक साथ जोड़ने का कोई किसी के पास था नहीं। तो उसके बाद एक हमारे हीरो जो होते हैं वो होते हैं गांधी जी।
गांधी जी आते हैं, इंडिया में उनकी एंट्री होती है और सबको एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। कैसे गांधी जी जोड़ने का काम करते हैं? तो अगर बात करें गांधी जी जब हमारे इंडिया में आते हैं तो सबसे पहले 1915 में कहां से आते हैं? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से वो हमारे इंडिया में आते हैं। लगभग साउथ अफ्रीका में वो 21 सालों तक वहां पे रहे थे। साउथ अफ्रीका में उनके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, वहां पे भी सत्याग्रह स्टार्ट किए थे वो। लेकिन 21 साल रहने के बाद यहाँ पे जब इंडिया आते हैं तो इंडिया में ये सभी लोगों को एक साथ जोड़ते हैं, रेवोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो गांधी जी ने एक आइडिया लाया। सत्याग्रह क्या था उसको मैं बता रहा हूं। सत्याग्रह, गांधी जी ने एक आइडिया लग गया, सत्याग्रह। सत्याग्रह था, सत्याग्रह मतलब 2 वर्ड से बना है, सत्य धन आग्रह, ट्रूथ एंड रिक्वेस्ट। अगर हम सच्चे हैं और सही हैं तो हम जरूर सक्सेसफुल होंगे। अंग्रेजों से अगर अपनी अच्छाइयां, अपनी सच्चाइयां बताएंगे तो जरूर वो हमारी बातों को मानेंगे, बिना किसी को गाली दिए हुए, बिना किसी को मारे, बिना किसी को कोई नुकसान पहुंचाए हुए। हम ऐसे अपने सत्य के नाम पे अपना लड़ाई लड़ेंगे। तो गांधी जी का वही फॉर्मूला था, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह के थ्रू गांधी जी ने सबको एक एग्जाम्पल दिखाया कैसे कोई भी वार, कोई भी युद्ध बिना लड़ाई के, बिना लाठी के, बिना बम गोले के जीता जा सकता है। तो गांधी जी ने 3 एग्जाम्पल सब दिखाया। पहला था चंपारण 1917 में, दूसरा था खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात 1917 में, और तीसरा था अहमदाबाद गुजरात 1918 में। आइए एक एक चीज को हम लोग डिटेल में जानते हैं। पहला था चंपारण बिहार। गांधी जी को चंपारण बुलाया गया, क्यों बुलाया गया? 1917 में गांधी जी इसलिए गए ताकि वहां के जो किसान थे, बिहार के जो किसान थे चंपारण में, उनसे टैक्स वसूला जाता था। मतलब कि कैसा वसूला जाता? वहां पे नील की खेती होती, इंडिगो की खेती होती थी, और अंग्रेजों के द्वारा उनसे, भारतीय किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराई जाती थी। अब वहां पे नील की खेती लोग करना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि जहां पे, जिस खेत पे हम नील की खेती करते हैं, वहां का हमारा जमीन बिल्कुल बंजर हो जाता था। तो वहां के लोग बिल्कुल परेशान थे। तो वहां पे एक पर्सन थे जिनका नाम था राम शुक्ल। जो राम शुक्ल, इनको बुलाते हैं, कहते हैं कि गांधी जी आइए हमारे यहाँ, और हमारे साथ अंग्रेज बहुत ही जुल्म कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो गांधी जी 1917 में जाते हैं चंपारण, और चंपारण जाने के बाद अंग्रेजों से इस बात को रखते हैं कि जो लोग अंग्रेज हमारे किसान से जबरन खेती करा रहे हैं, नील की खेती, उसे नहीं करने दीजिए, क्योंकि आप गलत कर रहे हैं, जबरन खेती करा रहे हैं, और प्लस आप उससे एक्स्ट्रा टैक्स वसूल रहे हैं, उस टैक्स को वापस कीजिए। तो गांधी जी का जो सबसे पहला आंदोलन था, जो चंपारण बिहार में था 1717 में, वो सक्सेसफुल रहा। दूसरा गांधी जी का आंदोलन था द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था ना, अंग्रेजों ने कहा कि हमारे यहां आइए, कॉटन मिल था, कॉटन मिल, वहां पे किसानों से क्या हुआ था ना, एक्स्ट्रा पैसा लिया जा रहा था, मतलब कि एक्स्ट्रा टैक्स लिया जा रहा था। अब गांधी जी वहां गए गुजरात में, डिस्ट्रिक्ट में, खेड़ा में 1917 में, और वहां पे जाकर के गांधी जी ने वहां पे भी सत्याग्रह आंदोलन किया, और उसमें भी इनको सफलता प्राप्त हुई। गांधी जी ने कहा ठीक है, जो अगर वेलफेयर, जो अच्छे किसान हैं, आप उससे टैक्स लीजिए, आप तो गरीब किसानों से कैसे टैक्स लेंगे, आप सबसे टैक्स न लीजिए। तो गांधी जी सत्याग्रह की बातों पर, अपनी सच्चाई की बातों पर 1917 में दूसरा आंदोलन जो स्टार्ट करते हैं, उसमें भी इनको सफलता मिलती है। लोग और अंग्रेज सब दंग रह जा रहे हैं कि गांधी जी के पास क्या है भाई, ना ही कोई मार काट कर रहे हैं, ना किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और इनकी रैली सक्सेसफुल होती जा रही है। तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनका जो सत्याग्रह का रैली था, वो अहमदाबाद गुजरात में था। ये दोनों, जो पहला है और दूसरा है, ये दोनों अंग्रेजों के खिलाफ इनकी रैली थी। जो तीसरा जो है ना, ये तीसरा, ये इंडियन के खिलाफ थी। इंडियन ने क्या किया, अहमदाबाद में गांधी जी ने क्या आंदोलन किया था? अहमदाबाद में ये मैटर था कि अहमदाबाद में इंडिया का ही लैंड ओनर थे, इंडिया के ही लैंड ओनर थे, और यहाँ के मजदूरों को वो सैलरी नहीं दे रहे थे। अब सैलरी कैसे नहीं दे रहे थे? उस टाइम 1918 में एक प्लेग बीमारी आया था। तो वहां के मालिकों ने कहा, कारखाने के मालिकों ने कहा कि आप लोग यहीं पे हमारे कारखाने में रुक जाइए, आप लोग को जितनी भी सैलरी है उतना ही हम आपको बोनस देंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपका 10,000 सैलरी है,
तो 10,000 हम एक्स्ट्रा आपको बोनस देंगे, मतलब कि एक महीने में आपको 20,000 रुपए देंगे। जैसे कि आज के समय में कोरोना है, कोरोना आया था और कोरोना के टाइम सारे लोग अपने घर की तरफ भाग रहे थे ना, सारे लोग अपने घर की तरफ भाग रहे थे, लेकिन वहां पे इनको रोक लिया गया। और जब रोक लिया गया और जब वो बीमारी खत्म हो गई तो वहां के मालिक ने कहा कि अब हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो इस बात के लिए गांधी जी को वहां बुलाया गया अहमदाबाद गुजरात में कि देखिए हमारे साथ यहीं के लैंड ओनर हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। तो गांधी जी वहां भी सत्याग्रह करते हैं और ये तीसरा आंदोलन जो अहमदाबाद गुजरात में हुआ था सक्सेसफुल रहा। ये तीनों जब आंदोलन सक्सेसफुल हो गया तब गांधी जी के द्वारा जो भी किया गया था सभी लोग दंग रह गए कि भाई हाँ, गांधी जी सत्य के नाम पे अपने आप को कैसे सक्सेसफुल करा रहे हैं। तो आप अभी देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का हमारे इंडिया में क्या इफेक्ट था, क्या क्या रीजन थे, किस वजह से हमारे इंडिया पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इंपैक्ट पड़ा। दूसरा था आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह क्या था और सत्याग्रह में गांधी जी ने किस आइडिया के थ्रू कितने रेवोल्यूशन कहां पे सत्याग्रह स्टार्ट किए। आपके एग्जाम में मैथ में भी आता है। तो अगर बात करें चंपारण बिहार कहां है, तो अगर बात करें मैथ में भी आपको यह बिहार आ जाएगा, 100% मैथ में आता है। दूसरा है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका गुजरात, यहां टिक लगाएंगे। और तीसरा जो है वो भी गुजरात में ही है। तो तीनों आप लोग मैथ के लिए भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, जब देखा अंग्रेजों ने देखा कि गांधी जी बिना किसी लड़ाई के, बिना किसी वार के हर वार जीतते जा रहे हैं, बिना किसी को गाली दिए कुछ किए हुए, तो अंग्रेज बिल्कुल चिढ़ गए, सब एकदम गुस्सा हो गए सब। और गांधी जी को कुछ कर ही नहीं पा रहे थे सब, क्योंकि गांधी जी ना कोई गलती करेंगे ना उनको जेल में डाला जाएगा। तो वो सब चिढ़ गए सब। तो गांधी जी को थोड़ा रोकने के लिए, ठप करने के लिए एक अलग से कानून बनाए सब, जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट को गांधी जी ब्लैक लॉ बोलते थे, काला कानून बोलते थे। रॉलेट एक्ट पहले समझ लो। रॉलेट एक्ट आपके एग्जाम में 1 नंबर 2 नंबर में आ जाता है कभी कभी। तो रॉलेट वो है जैसे कि बिना किसी एविडेंस के, बिना किसी प्रूफ के, आपको अगर आपके ऊपर कोई भी हमको शक हो गया, थोड़ा भी शक हो गया कि आप हमारे अंग्रेजों के खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपको बिना किसी प्रूफ के आपको 2 साल के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। इस तरीके से अंग्रेजों ने गांधी जी के साथ जो लीडर थे उनको केवल शक के नाम पे, केवल डाउट था उसके नाम पे लगभग 18,000 नेताओं को जेल में डाल दिए सब। अब गांधी जी जब ये देखें तो वो पूरा एकदम, वो भी गुस्सा हो गए, भाई ऐसा कैसे आप कर सकते हैं, बिना किसी कानून के, बिना किसी FIR के आप उसे जेल में डाल दे रहे हैं। तो गांधी जी और पूरे देश में इसका विरोध हुआ। तो उसी टाइम मार्शल लॉ लग गया। अब मार्शल लॉ क्या है, जब मार्शल लॉ वो होता है जब आप किसी कंट्री में उस टाइम ना सरकार देख रेख कर पाती है, ना स्टेट गवर्नमेंट देख कर पाती है, उस टाइम सारा कमांड अपने हाथ में कोई आर्मी वाला ले लेता है, चीफ कमांडर ले लेते हैं, उसको मार्शल लॉ बोलते हैं। तो मार्शल लॉ लगा तो उस टाइम के जनरल थे जो जनरल डायर थे। मार्शल लॉ के मेन हेड थे जनरल डायर। और जनरल डायर ने देखा कि चारों तरफ लोग, कोई बस तोड़ रहा है, कोई दुकान लूट रहा है, कोई अंग्रेजों को मार रहा है, तो इसने क्या किया, मार्शल लॉ लगवा दिया। मार्शल लॉ लग गया तो लोगों ने किसी को, उसके बाद से क्या हुआ, मार्शल लॉ लगने के बाद सारे लोग, तो 6 अप्रैल एक डेट था, 6 अप्रैल को गांधी जी इस रॉलेट एक्ट का विरोध करते हुए अमृतसर पहुंचते हैं पंजाब। वहां पे इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तो सभी लोगों, सभी नेताओं, पूरे देश में एक हंगामा मच गया और लोग और तेजी से, बहुत तेजी से चारों तरफ तोड़ फोड़ मचाने लगे। और उसी टाइम जनरल डायर ने एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया जिसको हम जलियांवाला बाग 14 अप्रैल 1919 के नाम से जानते हैं। अब जानेंगे जलियांवाला बाग क्या है। जलियांवाला बाग ऐसा एक हमारे भारत के पूरे विश्व में एक ऐसा दर्दनाक घटना है जिसके बारे में सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस टाइम क्या था, 14 अप्रैल था, 1999 का डे था। उस टाइम क्या था, सभी लोग अमृतसर, एक जलियांवाला बाग मतलब एक गार्डन था जिसका नाम था जलियांवाला, वहां पे लगभग हजारों की संख्या में लोग जुटे थे। और उस दिन पता क्या था, एक त्योहार है, लोहड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक ना,
पंजाबी में लोहड़ी जो खिचड़ी आप लोग मनाते हैं, वो जलियांवाला, उस टाइम सभी लोग वहां पे इकट्ठे थे। कुछ क्रांतिकारी भी थे और कुछ लोग फेस्टिवल मनाने गए थे। जो लोग फेस्टिवल मनाने गए थे उन लोगों को पता ही नहीं था कि यहाँ पे कुछ लोग रॉलेट एक्ट का विरोध करने आए हैं। अब ये लोग भी उसमें थे, वो लोग भी उसमें थे। और उसी टाइम जनरल डायर ने क्या किया, मान लो ये पूरा बाग है बहुत बड़ा, ठीक है, जलियांवाला बाग है, जलियांवाला बाग है, और इसमें लगभग हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे जमा हुए हैं और चारों तरफ से एक जगह एक गेट था। अब जनरल डायर ने इस गेट को बंद करवा दिया। गेट को बंद करवाने के बाद और चारों तरफ से गोलियों से भुनवा दिया, सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी। जितने लोग थे इसमें, चाहे वो बैसाखी का त्यौहार मनवाने आए थे और जो लोग प्रोटेस्ट करने आए थे, सबको एक साथ जनरल डायर ने गोलियों से भुनवा दिया। मतलब कि किसी को छोड़ा नहीं, चाहे वो बच्चे हों, औरतें हों, बूढ़े हों, सबको मरवा दिया। उसी को हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जानते हैं। बहुत दर्दनाक घटना थी। इसमें से आपके एक बच्चा था वो बच जाता है, आपके बुक में नहीं दिया होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको, आपके नॉलेज के लिए। उसमें से एक बच्चा बच गया था जिसका नाम था उधम सिंह। वो उधम सिंह 1914 में लंदन में जाकर के जनरल डायर को गोली मार दिया था। बताइए, 1999 में यह घटना हुआ था और 1914 में जाकर लंदन में भी जाकर के जनरल डायर को गोली मार। दो जनरल डायर थे। जो जनरल डायर था ना, ओ डायर, उसका नाम था ओ डायर, ओ डायर था, इसी ने ऑर्डर दिया था और इसी को जाकर के उधम सिंह ने गोली मार दिया था। तो ये था जलियांवाला बाग जिसमें बहुत सारे लोगों की घटनाएं हुई थी। उसमें ये भी दिया था कि जो सिख लोग थे, मतलब कि जो त्योहार मनाने आए थे, उन लोगों को घुटने के बल अंग्रेजों ने चलवाया, नाक रगड़वाया और सलामी ठोकने के लिए बोला कि अगर ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। वहां पे अगर बात करें, लाहौर में इन लोगों का घर था, वहां पे बम फेंकवा दिया, वहां पे पूरे घर को उजड़वा दिया, मतलब कि पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। तो ये पूरी घटना थी कौन सी, जलियांवाला बाग। और जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने देखा कि अब जो रॉलेट एक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग सत्याग्रह स्टार्ट किए थे, वो अब तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। पूरे देश में ये रॉलेट एक्ट और तेजी से फैल रहा था। तब गांधी जी के पास कोई आइडिया विचार नहीं काम कर रहा था। तब गांधी जी ने एक आइडिया लगाया, वो था खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने सोचा कि क्यों नहीं पूरे देश के हिंदू मुस्लिम लोगों को मिला करके और इस एक नया मूवमेंट, एक नया आंदोलन स्टार्ट किया जाए जिसका नाम रहेगा खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था, इसको पहले जान लेते हैं। खिलाफत मूवमेंट बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ था तो उस टाइम अंग्रेजों ने यह अनाउंस किया था कि जितने भी मुस्लिम शासक हैं उनके ऊपर हम कोई वार नहीं करेंगे। तो उसी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्क के राजा जो ऑटोमन एम्पायर थे उसको हरा दिया, अंग्रेजों ने उसको हरा दिया। और जब ये बात भारत में और पूरे वर्ल्ड में पता चला कि अंग्रेजों ने धोखा दिया है, उससे बहुत गुस्सा होकर के सारे मुस्लिम समुदाय ने एक ग्रुप बनाया। उस ग्रुप को बनाने के लिए सबसे पहले उसका नाम था जलियांवाला बाग। ये कहां पे बना, ये जलियांवाला बाग, सॉरी खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट कहां बना, बॉम्बे में बना था और दो भाइयों के द्वारा मिलकर बनाया गया था जिसका नाम था, एक का मोहम्मद अली, एक का शौकत अली, जिसको अली ब्रदर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों ब्रदर मिलकर के एक मूवमेंट स्टार्ट किए, उसका नाम था खिलाफत मूवमेंट। और खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने जब देखा कि सारे मुसलमान भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में उतरे हैं, क्यों नहीं इनके आक्रोश को, इनके गुस्से को एक ढाल बनाया जाए और दोनों लोग मिलकर के अंग्रेजों को मार दिया जाए। तो गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को क्या किया, कांग्रेस का सेशन चल रहा था, कांग्रेस का सेशन चल रहा था। कौन सा सेशन, कलकत्ता सेशन। कलकत्ता सेशन 1920, कलकत्ता सेशन 1920, उसमें गांधी जी ने खिलाफत मूवमेंट को अनाउंस कर दिया, खिलाफत एज अ स्वराज। मतलब खिलाफत का मतलब पूरे देश के लोगों की आजादी, पूरे देश के लोगों की आजादी। लेकिन खिलाफत मूवमेंट से बहुत सारे लोग एक खुश नहीं थे।
कांग्रेस के बहुत लीडर भी खुश नहीं थे कि आपने क्यों उस ग्रुप को इसमें मिला लिया। बहुत सारे लोग आपस में थोड़ा टेंशन देखने को मिला खिलाफत मूवमेंट के बाद। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास बहुत अच्छा आइडिया है, आप लोग इसको गलत समझ रहे हैं, लेकिन मैं इसको ढाल बनाकर मैं अपने देश को आजाद करा सकता हूं। जब हिंदू मुस्लिम की एकता आएगी और उस तरीके से हम अपने देश को आजाद करा सकते हैं। तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने के बाद गांधी जी ने इनको अपने साथ मिलाया और इस खिलाफत मूवमेंट को अगले वाले सेशन में, अगर बात करें ये मार्च सेशन था, मार्च में बोला गया, सितंबर वाले सेशन में गांधी जी ने अनाउंस कर दिया कि पूरी तरीके से भारत में लॉन्च किया जाएगा। ये 1919 में बना था खिलाफत मूवमेंट, और कलकत्ता सेशन जो हुआ था सितंबर में, इसको सितंबर में इसको एज ए स्वराज बोला गया कांग्रेस सेशन में, जो कि और उसको नागपुर सेशन में 1920 में पूरे देश में लॉन्च किया गया, जिसको हम लोग नॉन कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? ये अगला टॉपिक है, वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसी खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने एक अपना बुक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज 1919 में। ये 1909 में लिखा था ये अपना बुक हिंद स्वराज। और ये कहां लिखे थे पता है? जब गांधी जी पहली बार अफ्रीका में जेल में बंद हुए थे ना, तब उस टाइम इन्होंने एक बुक लिखा था। उसी बुक में लिखे थे कि जब तक हम अंग्रेजों से कोऑपरेट करेंगे, जब अंग्रेजों की हम लोग बात मानेंगे, तब तक वो हमारा मिसयूज करेंगे सर। तो क्यों नहीं हम उनकी बातों को मान दें? अगर मान लो गवर्नमेंट कहा कि आप हेलमेट पहनकर चलिए, आप रिक्वेस्ट करके कहेंगे कि नहीं हम आपकी बातों को नहीं मानेंगे, ये हेलमेट नहीं पहनेंगे। अगर आपसे गवर्नमेंट कहे कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आपको कार नहीं चलाना है, आप रिक्वेस्ट करके कहेंगे प्लीज हम गवर्नमेंट आपकी बात को नहीं मानेंगे। और जब आप बिना किसी लड़ाई झगड़े के आप उसके बातों को नहीं मानेंगे, वो खुद ब खुद टूट जाएगा। तो इसी में था, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है बाइकॉट फॉरेन गुड्स, सभी विदेशी सामानों को क्या करेंगे? बाइकआउट करेंगे। विदेश मतलब कि अंग्रेजों के बनाए हुए स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, अंग्रेजों के स्कूल में काम नहीं करेंगे, जो सरकारी बस है उसमें नहीं जाएंगे, ट्रेन है उसमें नहीं जाएंगे, लोगों के द्वारा मतलब सरकारी टीचर पढ़ाना छोड़ दिया, सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ने छोड़ दिए, डॉक्टर जो सरकारी थे वो काम करना छोड़ दिए, जो लोग बड़े बड़े लीडर थे जिनको अलग अलग अवार्ड मिले थे वो लोग अवार्ड मतलब कि छोड़ दिए। इस तरीके से ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को हम लोग अगले सेशन में एक एक को इंडिविजुअल में पढ़ेंगे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में किसका कैसा पार्टिसिपेट था। मतलब पीजेंट ने कैसे नॉन कोऑपरेशन को अपना देखा, बिग लैंडलॉर्ड ने कैसा देखा, जैसे कि बिजनेसमैन ने कैसे देखा, वुमेन्स ने कैसे देखा, ठीक ना। तो हर एक पॉइंट को एक एक इंडिविजुअल में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या क्या इफेक्ट था हमारे भारत में, आपको मैंने बताया सारा पॉइंट। उसके बाद से सत्याग्रह क्या था, सत्याग्रह में गांधी जी ने उनका क्या आइडिया था, और सत्याग्रह के थ्रू गांधी जी ने कौन कौन से रेवोल्यूशन स्टार्ट किए और सक्सेसफुल रहे। उसके बाद से गांधी जी, ये रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट जो कि 2 साल के लिए जो जेल था बिना किसी एविडेंस के। उसके बाद मार्शल लॉ क्या था जो जनरल डायर के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जलियांवाला बाग क्या था ये हमने समझा। उसके बाद से खिलाफत मूवमेंट जो हिंदू मुस्लिम को मिलाकर के जो अली ब्रदर के द्वारा बनाया गया था, ठीक ना। उसके बाद से खिलाफत मूवमेंट को एज ए स्वराज कलकत्ता सेशन में गांधी जी ने अनाउंस कर दिया था। और उसके बाद से फिर नागपुर सेशन में 1920 में ही गांधी जी ने इसे पूरे मतलब कि कांग्रेस में जो थोड़ा सा टेंशन था वो लोग भी मान लिए थे, और पूरे देश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट करने के लिए लोग राजी हो गए। और किस तरीके से सभी लोग एक को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मानते हैं उसको हम लोग अगले वीडियो में बहुत बेटर समझे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।